इसमें फोकल पॉइंट काफी ज्यादा रहते हैं और इसको हम मल्टीफोकल पॉइंट बोलते हैं, जिसको प्रोग्रेसिव बोला जाता है। ठीक है, तो ये मल्टीफोकल जो लेंसेज है वो विदाउट नीड टू स्विच लेंस, आपको अलग अलग कई लेंस आपको, जैसे एग्जीक्यूटिव बाइफोकल में एक स्विच रहता है, एक ऊपर का एक नीचे का, दो डिवाइडेशन लाइन है, इसमें कोई भी डिवाइडेशन लाइन नहीं रहती। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। तो इसको पीपीएल भी बोलते हैं, पीएल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज के। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको सिंगल विजन है, बाइफोकल है, ट्राइफोकल और प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज, ये इतने सारे टाइप रहते हैं फोकल पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे आप ट्राई फोकल पूछ रहे थे, इसमें आप डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, नियर कर सकते हैं और इंटरमीडिएट विजन कवर कर सकते हैं। देयर 3 फोकल पॉइंट। ठीक है, तो आप 3 फोकल पॉइंट को देख सकते हैं। बाइफोकल में 2 ही फोकल पॉइंट रहते हैं, सिंगल विजन में 1 ही फोकल पॉइंट रहता है, प्रोग्रेसिव में जो है मल्टीफोकल पॉइंट हो जाते हैं। सिंगल विजन 1 फोकल पॉइंट जो रहता है, जिसे हम बोलते हैं कि एक ही फोकल पॉइंट है, उसमें जैसे आपने एक ओनली रीडिंग का चश्मा नियर के लिए बना दिया है, इंटरमीडिएट का बना दिया है, या डिस्टेंस का। ठीक है, सिंगल विजन, सिंगल का मतलब एक ही विजन मिलेगा, या तो इंटरमीडिएट मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, या रीडिंग का चश्मा बना देंगे, इसको 1 फोकल पॉइंट बोलते हैं, एक ही फोकल पॉइंट बना है। ठीक है, अब ट्राइफोकल में आप देखेंगे इंटरमीडिएट भी मिल गया, डिस्टेंस का भी मिल गया और नियर का भी मिल गया, तीनों फोकल पॉइंट एक ही साथ मिल गए, इसको ट्राइफोकल बोलते हैं। मल्टीफोकल पॉइंट में क्या रहेगा, डिस्टेंस का हो गया, इंटरमीडिएट का हो गया और रीडिंग का, और इसके बीच में जो है विदाउट स्विचिंग अलग अलग डिफरेंट फोकल पॉइंट आ जाएंगे। तो आपको ये इंटरमीडिएट में और रीडिंग में जाने में काफी फोकल पॉइंट को आपको देखना रहेगा, उसके बाद आप रीडिंग पे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली मल्टीफोकल पॉइंट हो गया। ये इसके फीचर क्या है, प्रोग्रेसिव लेंसेज क्यों दिया जाता है, इसमें क्या खासियत है, तो ये देखेंगे कि इसमें बेसिकली जो विजुअल है वो सभी जगह एक जैसा कंपनसेट करके ना आपको दिखा देता है। जैसे कि डिस्टेंस का हो गया, डिस्टेंस से फिर इंटरमीडिएट तक आते हैं तो भी पावर का एक फ्लक्चुएशन मिल जाएगा आपको, फिर इंटरमीडिएट से नियर तक जाएंगे तो भी पावर का फ्लक्चुएशन मिल रहा है। तो इसमें हर जगह डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस पे आप आराम से इजीली फोकस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जब आप 40 साल के पहले का आप देखेंगे सिनेरियो, तो उसमें देखता है कि पेशेंट हर जगह फोकस कर सकता है, डिस्टेंस भी देख सकता है, इंटरमीडिएट भी देख सकता है और नियर भी देख सकता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट फोकल जो रहते हैं। 40 साल के बाद नियर का जो है फोकल पॉइंट उसका गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, 40 साल की एज के बाद। अब इसके साथ साथ इस पे ज्यादा इफेक्ट आता है, नियर में ज्यादा इफेक्ट आता है, उसके बाद कुछ परसेंटेज इंटरमीडिएट में आते हैं। ठीक है, ये दोनों ही फोकल पॉइंट जो है गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो मल्टीफोकल पॉइंट है वो हर जगह काम करेगा, आपका इंटरमीडिएट पे भी काम करेगा, नियर में, और इसके बीच की जो दूरी बच गई इसमें भी आपके काम करता रहेगा। इसमें जो डायरेक्ट्रिक पावर का कंटिन्यूसली बढ़ना है, चेंज होना है, जब जो हमारा लेंसेज है, ये जो मल्टीफोकल पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि जो चेंजेस होता है वो डायरेक्ट्रिक पावर में होता है, कंटिन्यूसली होता है, कहीं पे भी स्टॉप नहीं होता है, चलता ही रहता है। मतलब आपने जैसे प्रोग्रेसिव लेंसेज में आप देखेंगे, ये जो डॉट है, डॉट के बाद आप देखेंगे 0.5 मिल जाएगा, फिर 0.5 मिल जाएगा, 0.75, ठीक, 1 सवा ये मिल जाएंगे आपको नंबर। तो ये कंटिन्यूसली जो है पावर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग एट जियोमेट्रिकल सेंटर, ये जियोमेट्रिकल सेंटर जो हम बोलते हैं पीआरपी, इसको जियोमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं, दिस इज अ जियोमेट्रिकल सेंटर, या पीआरपी, प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, दोनों एक ही है। तो ये जियोमेट्रिकल सेंटर से बढ़ता है ग्रेजुअली, जो है प्रोग्रेसिंग इट्स डायोप्टर वैल्यू, डायोप्टर वैल्यू जो है बढ़ते क्रम में है। ठीक है, इस तरह का रहता है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्रेशन होता है जो डायरेक्टिव पावर का, ये प्योर होता है। प्योर का मतलब इसमें कहीं पे भी आपको कोई खामी नहीं दिखेगी, प्योरिटी इसी के अंदर रहेगी। ठीक है, उसके बाद नियर का सर्कल आ जाएगा, नियर वाले में कोई प्रोग्रेशन नहीं होता है और डिस्टेंस में कोई प्रोग्रेशन नहीं होता है। तो मैंने जो सर्कल बताया आपको, जैसे कि ये सर्कल हो गया है, और दूसरा आप देखेंगे ये सर्कल हो गया है और ये हो गया है। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट जोन हो गया प्योर, और ये डिस्टेंस हो गया, ये नियर हो गया। तो ये 3 जो है सर्कल
तो ये यहाँ पर आप देखिए, ये जो डिस्टेंस का हो गया पोर्शन, इस इमेज में देखेंगे ये नियर का हो गया, और ये प्रोग्रेशन कॉरिडोर है जो कि प्योर प्रोग्रेशन कॉरिडोर है, इसमें पावर का फ्लक्चुएशन होता रहता है। प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर का मतलब है कि वहां पे कोई एब्रेशन नहीं है, ठीक है, वहां पे क्लियरिटी रहेगी और कोई एब्रेशन नहीं है। द प्रोग्रेशन कॉरिडोर स्टार्ट फ्यू बिलो द फिटिंग क्रॉस। जो फिटिंग क्रॉस आप देखते हैं, जैसे ये प्रोग्रेसिव लेंसेज है, इसमें ये फिटिंग क्रॉस आ गया है, फिर उसके बाद ये डिस्टेंस सर्कल आ गया है, इसके बाद ये नीचे पीआरपी आ गई। पीआरपी से जो फिटिंग क्रॉस है उससे जस्ट कुछ एमएम का मतलब है 3 से 4 एमएम, 3 एमएम से 4 एमएम तक के बाद जो प्रोग्रेशन होता है, ठीक है, बिलो द फिटिंग क्रॉस, यहाँ से प्रोग्रेशन स्टार्ट हो जाता है आपका प्रोग्रेसिव कॉरिडोर का, ये यहाँ से, ठीक है। तो फिटिंग क्रॉस से 3 एमएम नीचे आप डॉट लगाएंगे, फिटिंग क्रॉस से 3 एमएम नीचे, तो यहाँ से पावर का प्रोग्रेशन होता रहता है टिल नियर विजुअल फील्ड। जब तक कि नियर का कोई सर्कल नहीं आ जाए तब तक ये विजुअल फील्ड का तब तक का पावर का प्रोग्रेशन होता रहता है। जो लेटरल जोन है, लेटरल जोन का मतलब है अपनी कान की साइड वाला जो जोन है उसको लेटरल जोन बोलते हैं, ठीक है। इस लेटरल जोन को में क्या रहता है? एब्रेशन रहते हैं। एब्रेशन क्या होते हैं कि भाई वहां पे पूरा ब्लॉक तो नहीं रहता है पर इतनी क्लियरिटी नहीं रहती है, ठीक है। फोक, जैसे हमने फोक किया किसी को 1.25 नंबर से, वैसा जो है वो वहां पे क्लियरिटी रहती है, इतनी ज्यादा क्लियरिटी नहीं रहती जितनी की सेंटर और प्रोग्रेशन कॉरिडोर में है, ठीक है। तो विजन वहां पे टोटली क्लियर नहीं होता है, इसको एब्रेशन बोलते हैं। ये एब्रेशन पेरिफेरल जोन में बोलते हैं, जिसको लेटरल बोलते हैं। ये पेरिफेरल जोन, दिस इज अ पेरिफेरल जोन, यहाँ पर जो है एब्रेशन मिलेंगे आपको, ठीक है। ये अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर आ जाते हैं जब भी पावर का प्रोग्रेशन होता है यहाँ पर। इस पावर के प्रोग्रेशन की वजह से अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब इनको इग्नोर या पूरा खत्म नहीं कर सकते, नहीं तो अभी तक टेक्नोलॉजी आ जाती है, कुछ तो रहता ही रहता है उसमें, पूरा फिनिश नहीं होता है। तो आजकल जो एडवांस प्रोग्रेसिव आ रहे हैं उसमें क्या होता है कि इसकी जस्ट अपोजिट, जैसे वेव फ्रंट टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो सिलेंड्रिकल नंबर आ रहा है, जैसे प्लस का कोई सिलेंड्रिकल नंबर आ रहा है, हाँ, एब्रेशन का मतलब होता है ब्लर दिखना, क्लियर नहीं दिखना है, उसको एब्रेटेड बोलते हैं। इतनी क्लियरिटी नहीं होती है, जैसे आपने प्रोग्रेसिव लेंसेज में देखा होगा, ऊपर में क्लियर दिख रहा है, नीचे में भी अगर एडिशन क्लियर दिख रहा है, पर साइड में जो है ब्लरनेस दिख रही है, ठीक है, तो उसको एब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एस्फेरिक लेंस डिजाइन जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है पावर के प्रोग्रेशन के लिए। जो पावर का प्रोग्रेशन होता है उसमें एस्फेरिक लेंस यूज करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वहां पे डिफरेंट कर्वेचर रहते हैं, ठीक है। कर्वेचर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्निया का कर्वेचर मान के चले 7.8 है, मैंने आपको बताया था कि 7.8 कर्वेचर रहता है। अगर इसमें 1 एमएम का भी डिफरेंस आ जाए तो आपको 6 नंबर का डिफरेंस आ जाता है, 6 नंबर का चश्मा लग जाता है। इसी तरह जो है इस लेंस का भी एक कर्वेचर होता है। इस कर्वेचर में छोटे छोटे कर्वेचर और दिए जाते हैं, जिनको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे कर्वेचर होते हैं। मैंने अभी आपको एक कर्वेचर बताया, इसको एक कर्वेचर बोलते हैं, इसके पास में एक और दूसरा कर्वेचर, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और ये इनका जो है कर्वेचर का साइज भी अलग अलग होने लग जाता है, ठीक है। किसमें 7 बेस कर्व बताएगा, फिर किसमें 6.5 बताएगा, किसमें 5 बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऊपर से बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीफोकल पॉइंट हो जाते हैं क्योंकि कर्वेचर बहुत सारे चेंजेस हो गए। जैसे ये वाला कोई प्रोग्रेसिव है, अब यहाँ पर देखेंगे कर्वेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पर अलग कर्वेचर था, फिर यहाँ पर थोड़ा स्टेप हो गया, फिर स्टेप हो गया, फिर स्टेप हो गया, फिर स्टेप हो गया, ठीक है। तो ये कर्वेचर जो है यहाँ पर हो सकता है 4 बेस था, फिर यहाँ 4.5 हो गया, 5 हो गया, 5.5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 बेस का आ गया, ठीक है। तो ये कर्वेचर चेंजेस होने की वजह से इसमें मल्टीफोकल पॉइंट आ जाते हैं।
ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं, सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। जो प्रोग्रेसिव लेंसेज है जिसकी हम बात कर रहे थे, इसमें यहाँ पर डायग्राम देखिए आप। ये पीपल वाला जो हिस्सा है हमने सेंटर में रखा है बिल्कुल। ठीक है, पीपल का जो फिटिंग क्रॉस है वो हमने सेंटर में रखा प्रोग्रेसिव में। उसके बाद पीआरपी आ गई। पीआरपी वो लाइन होती है जहां से प्रिज्म का इफेक्ट स्टार्ट होता है, जहां पे पावर का प्रोग्रेशन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं पीआरपी क्या है, तो पीआरपी जो है लेंस का जियोमेट्रिकल सेंटर है। ये एक ऑप्टिकल सेंटर को रिमार्क करता है। ठीक है, ये एक तरह से ऑप्टिकल सेंटर है। प्लीज अपने अनम्यूट रखिए सर, प्लीज एक सेकेंड। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर जो है बेसिकली आपका पीआरपी जो है ऑप्टिकल सेंटर है, या फिर आप इसको जियोमेट्रिकल सेंटर बोल सकते हैं लेंस का, या फिर आप इसको ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं। तो यहीं से पावर का जो है प्रोग्रेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, पावर का प्रोग्रेशन होते धीरे 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 आपके नियर सर्कल तक पहुंचता है। तो पीआरपी एक तरह से अपनों ने जैसे बायफोकल के लिए एक मार्क करते हैं कि बायफोकल में हमें क्या चाहिए कि 3 mm नीचे कर दीजिए आप। ये मैंने ये 50 mm की साइज है मान के चले बायफोकल के लिए, और यहाँ से मैंने 25 कर दिया और 25 तक कर दिया है। तो 3 mm मैंने ड्रॉप ले लिया है। यहाँ से पावर का जो है प्रोग्रेशन स्टार्ट हो रहा है प्रोग्रेसिव में, और यहाँ पे हमने बायफोकल का जो है हाइट ले ली। बात वही है, जैसे बायफोकल बनता है वैसे ही प्रोग्रेसिव है, पर इसमें पावर का प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, इसमें पावर का प्रोग्रेशन नहीं है। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, पर पावर का प्रोग्रेशन एक आंख में हो रहा है, एक ग्लास में हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है। ये डिफरेंस आ गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। देखिए ये पीआरपी जो है एग्जैक्टली आप देखेंगे जहाँ पे कोर्निया खत्म हो रहा है, या फिर जहाँ पे विजिबल आइरिस दिख रही है आपको, वहीं से पीआरपी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जैसे ये मान के चले बायफोकल एक तरह से प्रोग्रेसिव जो है वो बायफोकल ही है, पर यहाँ पे पावर का जो है अलग अलग पावर है हर जगह। तो डिफरेंट कर्वेचर है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो डिफरेंट मिलेगा आपको। प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट, पीआरपी का फुल फॉर्म है प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इससे हम 6/6 रीड कर रहे हैं। प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट सर, प्रिज्म पॉइंट, ये पीआरपी का फुल फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे 6/6 होता है इससे, ये हम देख ही रहे हैं बाहर विंडो की तरफ। जैसे ही आंख आप देखेंगे पीआरपी को टच करते हुए नीचे की तरफ जाने लग गई है, तब इंटरमीडिएट जोन आ जाएगा। ये इंटरमीडिएट जोन आ गया है यहाँ पर। ठीक है, और आंख नीचे गई तो रीडिंग जोन आ गया। ठीक है, तो आपको ऐसे पेशेंट को समझाना रहेगा कि आपको सिर मूव करने की जरूरत नहीं है, आंख मूव करना है। सीधे आप स्ट्रेट देखते रहेंगे तो डिस्टेंस का दिखेगा, थोड़ी सी आंख नीचे की तरफ मूव करेंगे, सिर को वहीं स्टेबल रखेंगे, आंख को थोड़ी सी मूव करेंगे तो इंटरमीडिएट जोन आ जाएगा, और आंख मूव करेंगे तो नियर का जोन आ जाएगा। तो ये इस तरह से प्रोग्रेसिव काम करता है। और आपको साइड टू साइड देखना है तो पूरा सिर लेके जाना है। जब आपको साइड टू साइड देखना है तो पूरा सिर जो है टर्न करना है, तभी आपको साइड देखना है। आंखें तिरछी करके नहीं देखना है। आंखों का काम ओनली वर्टिकल डायरेक्शन के लिए किया जाता है, मतलब दूर से नीचे तक देखना है तो आंखें आपको रोटेट करनी रहेगी, और साइड टू साइड देखना है तब आपको सिर जो है रोटेट करना रहेगा। ठीक है, पर आंखें नाक की स्थिति में रहना चाहिए जब भी सिर रोटेट करेंगे। ऐसा नहीं कि आंख वहीं पे रखें फिर आप जो है सिर रोटेट कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि इसमें हम डिस्टेंस का देख सकते हैं, इंटरमीडिएट देख सकते हैं, और रीडिंग, तीनों वर्ग एक साथ कर सकते हैं। देखिए दो डिजाइन रहती है लेंस की। पहली है हार्ड डिजाइन, दूसरी है सॉफ्ट डिजाइन। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है, हार्ड डिजाइन और सॉफ्ट डिजाइन, इसका डिटेल्स और भी रीड करेंगे। अभी जस्ट हम सुपरफिशियल रीड कर रहे हैं।
इन दोनों का डिफरेंस ये है कि हार्ड डिजाइन में आपको इंटरमीडिएट जोन कम मिलेगा, ये ना के बराबर मिलेगा। ठीक है, हार्ड डिजाइन में ये कंप्यूटर जो यूज करता है या इंटरमीडिएट देखता है उनके लिए नहीं है। प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट रहिए। हाँ, नहीं अमन सर, अब पेरिफेरल जोन को रिमूव करने के लिए आपको फ्रेम डिसाइड करनी रहेगी, बाकी ऐसे आप रिमूव नहीं कर सकते पेरिफेरल जोन को। हमें फ्रेम का सिलेक्शन, देखिए अभी तक हम इंटरमीडिएट की बात कर रहे थे कि जैसे, तो इनको इन्हें अपने चंदन जी ने बोला कोई संस्कृति में, प्लीज सबको अनम्यूट कर दीजिए। संस्कृति मैम, देखिए बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि अभी चंदन जी का मैसेज आया है कि आप इंटरमीडिएट के बारे में बताओ। इंटरमीडिएट वो जोन होता है जहां पर नियर और डिस्टेंस के बीच का जो फासला है, जैसे आपने ये डिस्टेंस का एरिया है, ठीक है, ये वाला जो है डिस्टेंस हो गया है और ये नियर आ गया है, ठीक है, इसको नियर बोलेंगे, ये डिस्टेंस आ गया। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, इन दोनों के बीच को दूरी को ही इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब ये जो है कई बार 40 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो जाती है, 40 से जो है आपके इंफिनिटी तक जाती है, ठीक है। तो ये जो है 30 से 40 सेंटीमीटर से इंटरमीडिएट जोन स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली आप देखेंगे 30 सेंटीमीटर पे हम रीडिंग का करते हैं, 40 सेंटीमीटर पे आपका इंटरमीडिएट जोन आ जाता है। ये चलता ही रहेगा जब तक कि आपका इंफिनिटी वाला जोन नहीं आ जाए, ठीक है। तो ये इसको इंटरमीडिएट जोन बोलते हैं। इंटरमीडिएट जोन का मतलब है कि आर्म लेंथ जो आपका हाथ है, हाथ की दूरी के बाद भी क्लियरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को इंटरमीडिएट जोन बोलते हैं। कई बार अपन जैसे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसकी डिस्टेंस ज्यादा है, 40 सेंटीमीटर के आसपास है, तो वहां पर आपकी आंख फोकस नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पे भी नंबर की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे कि हमने एक बात की थी आपसे कि एक नंबर जो है किसी पेशेंट को दिया आपने, और ये एक नंबर जो है 30 सेंटीमीटर पे दिखा रहा है, ठीक है। अगर इस पेशेंट को सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर का देखने का बोलेंगे, वही N6 वाली लाइन, तो नहीं रीड कर पाएगा, ये N12 पर ही आ जाएगा, ठीक है। और इसी को हम बोलेंगे आपको यहाँ पर देखना है 20 सेंटीमीटर पे, तो भी नहीं देख पाएगा, ठीक है, N12। हाँ, जस्ट सेकेंड, जस्ट ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे +1 किसी पेशेंट को दिया है आपने, तो हाँ, तो यहाँ पर आप देखें 30 सेंटीमीटर के लिए दिया है, तो अगर उसको 20 सेंटीमीटर के लिए देखने को बोलेंगे तो उसको नहीं दिखाई देगा, वो N12 तक ही रीड कर पाएगा, या फिर उसको 40 सेंटीमीटर पे देखने को बोलेंगे तो नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो अब ये 40 सेंटीमीटर मान के चले आप कि हमारा ये वाला तो काम कुछ भी नहीं है, हम 30 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहे हैं। अब पेशेंट 30 सेंटीमीटर पे तो ओके देख रहा है, 40 पे देखने के लिए हमें 0.5 की पावर चाहिए, 0.5 की, तब जाके हम 40 सेंटीमीटर पे देखेंगे, ठीक है। ये +1 दिया है और +1 जो दिखा रहा है हमें 30 सेंटीमीटर पे, 0.5 जो दिखाएगा वो 50 से। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ गांगुली बात कर रहा हूँ। यहाँ से लगा के यहाँ तक का, इसको हम इंटरमीडिएट जोन बोलते हैं, ठीक है। और ये रीडिंग जोन आ गया और ये डिस्टेंस जोन आ गया, ठीक है। अब चंदन सर आपको समझ में आया इंटरमीडिएट जोन क्या होता है और किस तरह से। तो हमें पावर रिक्वायरमेंट चाहिए 0.5 100 सेंटीमीटर के लिए, और 0.5 चाहिए 50 सेंटीमीटर के लिए। तो इसके लिए हमें प्रोग्रेसिव ही ऐसा कोई लेंस चाहिए जिसमें ये पावर स्विच होती रहे। अब जैसे प्रोग्रेसिव में ऐसे ही तो हो रहा है,
आपने क्या किया कि ये नियर का सर्कल जो है +1 का आ गया है, ठीक है। उसके ऊपर आप जाएंगे तो 0.5 का आ जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो 0.25 का आ जाएगा, और फिर ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पावर जो है आप यहाँ पर जो देख रहे हैं वो 100 सेंटीमीटर पर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर पर, और यहाँ पर जो है 30 सेंटीमीटर पे काम कर, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट जोन आ गया है। एक और किसी का मैसेज आया है। हाँ, परवाज सर बोले भाई समझ में नहीं आया। देखिए, हम बात कर रहे थे, चंदन जी का इनका क्वेश्चन आया था भाई क्या इंटरमीडिएट जोन क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने का हमने ये सोचा कि भाई जैसे कि मान के चले किसी पेशेंट को आपने 1 नंबर दिया है +1, ठीक है। अब ये +1 जो है कहाँ तक देख पाएगा, आप देखेंगे कि इसको 30 सेंटीमीटर पे अच्छा दिखता है, पेशेंट को N6 पर रेट कर रहा है। अगर इसी को बोलो आपके 40 सेंटीमीटर पर देखें आप, तो पेशेंट जो है वो ब्लर हो जाएगा, N12 आ जाएगा, मान के चले उसको ब्लर दिखेगा, क्योंकि उसकी जो पावर दे रखी है अपनों ने +1, वो 30 सेंटीमीटर पर ही दिखाएगा, ठीक है। अगर इसको बोले आपके भाई यहाँ पे देखो, देखिए 20 सेंटीमीटर पे यहाँ पे भी ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें नियर का तो इतना जरूरत नहीं है, हम 30 सेंटीमीटर के बाद की बात कर रहे हैं। तो +1 जो है 30 सेंटीमीटर पर दिखा रहा है। अगर ये पेशेंट चाहता है मुझे 50 सेंटीमीटर पर देखना है, 50 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ कितनी पावर होना चाहिए, यहाँ पर 0.5 आधा नंबर चाहिए उसको 50 सेंटीमीटर पर देखने के लिए, ठीक है। अगर ये पेशेंट अगर ओनली रीडिंग का चश्मा बनाना चाहता है तो 1 नंबर का बना देंगे। पेशेंट बोल रहा है मुझे कंप्यूटर पे देखने के लिए चाहिए, तो आप आधे नंबर का बनाएंगे, ठीक है। पेशेंट बोल रहा है नहीं मुझे जो है थोड़ा सा और कम नंबर चाहिए, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा दूर भी देख सकूं, इन्फिनिटी में देख सकूं, तो उसको 0.5 चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जो इंटरमीडिएट जो जोन है वो 0.5 से स्टार्ट हो गया, मान के चले 0.5, इन्फिनिटी, 0.5, 0.5, 0.75, ठीक है। तो ये नंबर हमारे उस ग्लास में तभी आएंगे जब आपके पास में कोई प्रोग्रेसिव लेंस होगा, ठीक है, जिसमें पावर का प्रोग्रेशन होता रहता है, क्योंकि हर जगह नंबर अलग अलग। तो इसको हम इंटरमीडिएट जोन बोलते हैं, जहां से आपके रीडिंग जोन के बाद से जो स्टार्ट होता है उसको इंटरमीडिएट जोन बोलते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की डिजाइन होती है, तो हार्ड डिजाइन है, दूसरी सॉफ्ट डिजाइन, ठीक है। हार्ड डिजाइन में क्या होता है कि भाई इसमें कोई इंटरमीडिएट जोन बहुत कम न के बराबर मिलता है। इंटरमीडिएट जोन किसके लिए चाहिए पहले ये भी समझिए, जो कंप्यूटर यूज करता है, जो ऐसा कोई काम करता है जो कि 40 सेंटीमीटर की दूर रहता है, ठीक है। तो ऐसा पेशेंट जिनका कंप्यूटर का इंटरमीडिएट का काम ज्यादा रहता है, आर्म लेंथ के बाद वाला जो वर्क ज्यादा रहता है, उसको हम इंटरमीडिएट जोन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हार्ड डिजाइन देंगे आप तो इंटरमीडिएट जोन काफी कम मिलेगा, तो पेशेंट का सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर हार्ड डिजाइन किसी कंप्यूटर यूजर्स को आप देंगे तो वो यूजर्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए सॉफ्ट डिजाइन चाहिए। सॉफ्ट डिजाइन में इन दोनों में यही डिफरेंस है कि इसमें इंटरमीडिएट जोन अच्छा मिलता है, ठीक है, इंटरमीडिएट जोन अच्छा मिलता है, और इसमें न के बराबर मिलता है। ठीक है, आपको समझ में आया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये हार्ड डिजाइन देखिए, इसमें एक अच्छी बात है कि डिस्टेंस जोन अच्छा मिल जाता है, नियर जोन भी अच्छा मिल जाता है, ठीक है। बाकी ये एब्रेशन जो है आपको मिलते ही है। जितना इंटरमीडिएट जोन छोटा होगा उतने पेरिफेरल के एब्रेशन ज्यादा होंगे, ये भी आपके माइंड में कर लीजिए। जितना कॉरिडोर की साइज कम होगी, यहाँ से पीआरपी से लगाकर नियर सर्कल के बीच की दूरी जितनी कम होगी, उतना अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। जितना ज्यादा होगा उतना अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर कम रहेंगे, और स्लोली ग्रो करेंगे, धीरे धीरे जो है फ्लक्चुएट होगी नंबर, ठीक है। जो पावर है एब्रेशन वो धीरे धीरे फ्लक्चुएट होगा।
यहाँ पर सॉफ्ट डिजाइन में देखिए, आप सॉफ्ट डिजाइन में जो है आपको डिस्टेंस जोन भी मिल पा रहा है, इंटरप्रेटेड जोन जो है वाइडर मिल रहा है कंपेयर टू इसके हार्ड डिजाइन के। सॉफ्ट डिजाइन जो है वाइडर मिल रही है। देखिए इसके ऊपर एक मार्किंग रहती है जिसको हम टेम्पररी मार्किंग भी बोलते हैं और परमानेंट मार्किंग। देयर टू टाइप्स ऑफ मार्किंग। हाँ, चंदन जी बोले भी हार्ड डिजाइन रिपीट कर। आगे चल के और भी आएंगे सर, आगे हम और भी देखेंगे, इसके बारे में रीड करेंगे। हार्ड डिजाइन सॉफ्ट डिजाइन में ये डिफरेंस आ गया है कि इसमें इंटरमीडिएट जोन कम मिलता है या न के बराबर मिलता है हार्ड डिजाइन के अंदर। सॉफ्ट डिजाइन के अंदर अच्छा वाइडर मिलता है, वाइडर और लॉन्ग मिलता है। ठीक है, वाइडर एंड लॉन्ग। वाइडर, वाइडर का मतलब चौड़ा मिलता है और लॉन्ग लंबा मिलता है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट डिजाइन में इसमें कम मिल रहा है। अच्छा, इसमें डिस्टेंस जोन अच्छा मिल जाता है, नियर जोन भी अच्छा मिल जाता है। ठीक है, पर ये ओनली दूर का और पास का बाइफोकल की तरह काम करेगा हार्ड डिजाइन। बाकी जो सॉफ्ट डिजाइन है उसमें तीनों जोन बराबर मात्रा में अच्छे मिल जाएंगे आपको। ये डिफरेंस आ जाएगा हार्ड डिजाइन और सॉफ्ट डिजाइन। अच्छा, दो तरह की मार्किंग रहती है लेंस के ऊपर, आपने देखा होगा। एक तो टेम्परेरी मार्किंग रहती है, दूसरी जो है परमानेंट मार्किंग रहती है। टेम्परेरी मार्किंग में आप देखेंगे उसके ऊपर जो है कलर इंक रहता है, येलो इंक रहता है, कहीं ब्लू इंक रहता है, वो अलग अलग टाइप के इंक जो है यूज करते हैं मैन्युफैक्चरर। डिस्टेंस रेफरल सर्कल जो रहता है वो पावर चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि भाई डिस्टेंस में पावर कितनी है। ठीक है, तो आप इस तरह से लेंसोमीटर के हेल्प के थ्रू आप ये कर सकते हैं। फिटिंग क्रॉस जो है बेसिकली आपके पिपिल का जो सेंटर है जो आपने लिया है, मार्क किया है बाय आईपीडी और ओसी हाइट, ऑप्टिकल सेंटर हाइट, जब आपने चेक की थी तब जो फिटिंग क्रॉस है उसी डॉट पे आप लगाएंगे, जो कि आपने आईपीडी और ओसी हाइट से लिया गया। दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, प्रोग्रेसिव का फिटिंग क्रॉस और आपने जो फ्रेम के ऊपर फिटिंग लगा रखा है, डॉट लगा रखा है वो। तो ये जो इसकी लोकेशन मैंने आपको बताई दी कि किस तरह से ये मोनोपोलर आईपीडी लेकर और फिटिंग हाइट, ऑप्टिकल सेंटर की फिटिंग हाइट दोनों लेकर आपको फ्रेम के अंदर डॉट लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये डिस्टेंस रेफरेंस सर्कल लगा सकते हैं। प्रिज्म रेफरेंस सर्कल क्या होता है? बेसिकली यहाँ से ही पावर का प्रोग्रेशन होता है, तो यहीं से हमारा प्रिज्म का पता चलेगा। जैसे ही आपने अगर इस पॉइंट को अलग ऊपर नीचे कर दिया तो प्रिज्मेटिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दिक्कतें आती है कई बार पेशेंट। नियर रेफरेंस सर्कल जो रहता है वो बेसिकली नियर विजन के लिए रहता है और इसको लेंसोमीटर के हेल्प के थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कैसे वेरीफाई कर सकते हैं एडिशन कितना है? वो आप जो लेजर मार्क है, जो लेजर ग्रोइंग है, उनसे आप इंग्रेविंग जो साइन रहते हैं वहां से आप निकाल सकते हैं। जो प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट है उसी के साइड बाजू में देखेंगे, वहां पे भी आपको जीरो साइन वाला इंडिकेटर रहता है, जो कि बिल्कुल प्रिज्म का जो पीआरपी वही उसके पास में, उसके साइड में, उसी लेवल में रहता है, जिसको जो है स्मॉल हॉरिजॉन्टल लोकेटर बोलते हैं। ठीक है, अगर जो मार्किंग हट जाती है, सपोज मान के चले वापस से रीमार्क करना है, तो उन्हीं पॉइंट को आपको पकड़ना रहेगा। जब भी कोई फिटिंग करते हैं प्रोग्रेसिव के, तो उन मार्क को एक बार देख लीजिए। ऐसा तो नहीं कि इंक गलत जगह लग गई और लेंस जो ऊपर या नीचे डाउन की तरफ चला गया है, ऐसा भी कई बार होता है, तो उसका भी आपको ध्यान देना है। जो ये ओरिजेंटल जो फिक्सेशन है, इसमें आप इजीली इसको स्पॉटेड कर सकते हैं बाय नेकेड आई। आप लाइट का रिफ्लेक्शन उस पर डालिए, आपको उसमें पता चल जाएगा। उसके जस्ट नीचे एडिशन पावर भी रहती है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये टेम्पररी मार्किंग है। आप देखेंगे जो रेड कलर से लिखे हैं ये टेम्पररी मार्किंग है। इसमें डिस्टेंस सर्कल हो गया, फिटिंग क्रॉस हो गई।
नियर सर्कल हो गया है, पीआरपी हो गई प्रिज्म रेफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो परमानेंट मार्किंग है उसमें ये जो इंग्रेविंग साइन है, इसको इंग्रेविंग साइन बोल सकते हैं, माइक्रो इचिंग बोल सकते हैं, लेजर मार्क बोल सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे आप देखेंगे एडिशन पावर भी लिखी रहती है, वो भी आप देख सकते हैं। किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है उसका जो है आप साइन लोगो उसका देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है परमानेंट मार्किंग, और किस मटेरियल का बना है वो भी आप पता कर सकते हैं, इसके कोडिंग नंबर है, कोड से भी आप पता कर सकते हैं किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, ये आपकी परमानेंट मार्किंग है। सपोज आपके पास लेंस जो है रीचेक करना है, रीचेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन आया है चंदन जी का, भाई सर जो एडिशन नंबर है अंदर की तरफ कट होता है या सेंटर में? अंदर की तरफ जहाँ पे माइक्रो एचिंग और इंग्रेविंग साइन है वहां पर आपको मिल जाएंगे। ये यहाँ पर आप देखिए, ये इसके नीचे जो है एडिशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके नीचे आप देखेंगे पॉलीकार्बोनेट मिल जाएगा। ये चश्मे जो फ्रेम के अंदर नहीं कट पाएंगे, आप इसको अगर देखेंगे तो ये चीजें जो है आपको पूरी दिखाई देनी चाहिए। तो इसके ऊपर एक रिफ्लेक्शन डालिए, रिफ्लेक्शन से आपको ये चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, परमानेंट मार्किंग भी आपने समझ ली, टेम्परेरी मार्किंग देख ली। परमानेंट मार्किंग जो है बेसिकली इंग्रेविंग जो साइन रहते हैं उनको परमानेंट मार्किंग बोलते हैं। इसके नीचे एडिशन पावर रहती है। ठीक है, एडिशन का मतलब डायरेक्टली लिखा रहता है 2.2, 2.22, इसका मतलब है एडिशन पावर 2.25 है। ठीक है, 1.2, 1.2 का मतलब है 1.25 है, 2.5 मतलब ढाई नंबर है। ठीक है, इस तरह से जो है लेटरल साइड जो इंक्रीविंग साइन है वहीं पर आपको एडिशन पावर मिल जाएगी। अच्छा, ये दो हॉरिजॉन्टल लोकेटर है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, ये इस तरह के। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो इनक्रेविंग साइन है, हॉरिजॉन्टल इनक्रेविंग साइन है, वो बेसिकली 34 mm की डिस्टेंस रहती है इन दोनों के बीच में। ठीक है, 33 mm। ठीक है, ये 33 mm की जो है, सॉरी 34 mm की जो है, सॉरी हाँ, ये जो इनग्रेविंग साइन इन दोनों के बीच की जो है डिस्टेंस वो 34 mm की रहती है। 34 mm का डिफरेंस रहता है। अब यहाँ से आप बीच में से डिवाइड कर देंगे 2 से तो आएगा 17 mm। ये 17 mm पे जो है वो पीआरपी है, प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट। वहां से 3 से 4 mm और नीचे आप डॉट लगाएंगे, डॉट। ठीक है, सॉरी, ये 34 mm है और यहीं पर आप एक डॉट लगा देंगे यहाँ पर 17 mm पर ही, तो ये आपकी पीआरपी आ जाएगी। और इससे 3 mm आप ऊपर डॉट लगाएंगे तो आपका फिटिंग क्रॉस आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। आपने इन दोनों लोकेटर के बीच में डॉट लगाया है, वो आपका पीआरपी आ गया, और ये पीआरपी आएगा 17 mm की डिस्टेंस पर। इससे 3 mm आप ऊपर डॉट लगाएंगे तो ये आपका फिटिंग क्रॉस आ जाएगा। 10 से 12 mm का सर्कल निकालेंगे, यहाँ से 12 mm, ये नियर का ये डिस्टेंस सर्कल आ गया। ठीक है, इस तरह से आप पुरानी वाली फ्रेम में या कोई कांच है उसमें भी वापस से रीमार्किंग कर सकते हैं। रीमार्किंग का मैंने बताया आपको, 34 mm में इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 17 mm पर एक डॉट लगा दीजिए जो कि बिल्कुल एक ही लेवल में रहेगी। जो माइक्रो इचिंग है, ये इंग्रेविंग साइन है, उन्हीं के बीच में एक डॉट लगा देंगे। ये डॉट जो है वो पीआरपी हो गया है। पीआरपी से 3-4 mm आप ऊपर एक डॉट लगा देंगे, 3 mm डॉट लगा दीजिए, तो वो आपका फिटिंग क्रॉस आ गया है। वहीं पीआरपी से 10 से 12 mm ऊपर एक सर्कल लगा दीजिए, ये आपका फिटिंग सर्कल आ गया है, डिस्टेंस रेफरल सर्कल आ गया है।
ठीक है, तो ये परमानेंट में आप देखेंगे आपके जो लोगो है या कौन सा मटेरियल यूज कर रखा है, ये सब चीजें आप इस परमानेंट मार्किंग में देख सकते हैं। 1.5 लिखा हो कहीं पर तो वो इंडेक्स माना जाएगा, और जैसे 6 नंबर लिखा है कहीं पर तो वो पॉलीकार्बोनेट माना जाता है। ठीक है, कई बार पॉलीकार्बोनेट के लिए पी लेटर भी दिखाई देता है। ठीक है, इस पी का मतलब पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, एडिशन पावर तो आप उस लेंस के अंदर देख सकते हैं, या फिर आप लेंसोमीटर के थ्रू भी आप उसको चेक कर सकते हैं। लोकल प्रोग्रेसिव में लिखा होता है, ऐसा क्यों? सर लोकल प्रोग्रेसिव में भी लिखा होता है क्या? हाँ, लोकल प्रोग्रेसिव में भी लिखा हुआ रहता है, बाकी ये पॉलीकार्ब ये मटेरियल नहीं लिखा रहेगा, ओनली एडिशन पावर मिलेगी लोकल में। ब्रांडेड में आपको जो है सभी कंपनियां जो है ये मटेरियल और ये सभी प्रोवाइड करती है। इवन एक ब्रोशर भी देगी आपको कि भाई इसमें इस तरह का जो है लिखा हुआ रहता है इनग्रेविंग साइन में, इसका मतलब ये हमारा प्रोडक्ट ये है। आप एसएलआर की भी कोई प्राइस लिस्ट उठा के देखेंगे या निकॉन की, तो उसमें जो है लोगो हॉलमार्क उसका लगा हुआ रहता है, उससे आप जज कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है और किस कंपनी का है। जो पॉलीकार्बोनेट है इसकी खासियत ये है कि तो ये अनब्रेकेबल रहता है, टूटता नहीं इजीली। ठीक है, 10 टाइम्स जो है नॉर्मल लेंस से ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग रहता है। 100% यूवी प्रोटेक्टिव रहता है। ठीक है, 100% यूवी प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। कई बार ये सनग्लासेस गॉगल जो बनते हैं उनमें पॉलीकार्बोनेट यूज करते हैं, या फिर आप जो रिमलेस यूज करते हैं उसके लिए पॉलीकार्बोनेट यूज किया जाता है। ठीक है, तो गूगल में भी 100% यूवी प्रोटेक्शन मिल जाता है बाय बाय पॉलीकार्बोनेट। और अपना फ्रेम बनाया वो टूटती नहीं है, फ्रेम फ्रेम का मतलब जो मेटल वाला हिस्सा है वो टूटता नहीं है। मेटल वाला जो हिस्सा है वो रहता है, बाकी वो टूट जाता है, बाकी आपका फ्रेम जो लेंस है वो इजीली इतने ब्रेक नहीं होता है। तो आपकी जो लेंस की क्वालिटी थोड़ी और अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाती है अगर आपने पॉलीकार्बोनेट यूज किया। इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि ये सॉफ्ट मटेरियल रहता है, सॉफ्ट मटेरियल की वजह से इसमें स्क्रैचेस थोड़े से जल्दी आते हैं, जल्दी स्क्रैच पकड़ लेता है कंपेयर टू नॉर्मल लेंस के। तो ये इसका आपको ध्यान रखना है। ये जो मार्किंग है उसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल और इससे आप जो है रिमूव कर सकते हैं। रीलोकेटिंग के लिए ऐसा लेआउट चार्ट भी आता है, उसका भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, लेआउट चार्ट का भी हम यूज कर सकते हैं, इसको लेआउट चार्ट बोलते हैं। ये भी इजीली सोलर कंपनी या निकॉन में आपको मिल जाएगा, या आप जहां से लेंसेज मंगाते हैं उनको आप बोल दीजिए कि मुझे लेआउट चार्ट दे दीजिए, तो वो दे देंगे आपको। तो इससे भी आप मार्किंग कर सकते हैं और ग्लासेस की फिटिंग भी ट्राई कर सकते हैं। इसका यूज ये है कि इसको रीमार्किंग कर सकते हैं, या फिर कोई डमी है आपके पास में, ये आपके पास कोई चश्मा आपने मार्क किया इस पे, ये इसी तरह इसी डमी को आप इस पे लेके गए, यहाँ पे मार्क करके इस तरह से कर दिया, तो ये एक तरह से डमी प्रोग्रेसिव बन गया है। आप डमी प्रोग्रेसिव भी बना सकते हैं। ठीक है, या कोई फ्रेम है, मान के चले इसका आईपीडी लगाना है, तो आप यहाँ पर रख के उल्टा रख के यहाँ पे भी आईपीडी लगा सकते हैं। 30 या 35 की जो भी आ रहा था इस तरह से आईपीडी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये लेआउट चार्ट है, लेआउट चार्ट के थ्रू हम जो है रीमार्किंग कर सकते हैं, और आईपीडी मार्किंग भी कर सकते हैं। फ्रेम को हम वी मार्क पे इस तरह से रखते हैं, ठीक, उल्टा रखेंगे, और ये देखेंगे ये कौन सी लाइन जो है सेंटर में आ रही है। सेंटर में लाने के बाद आप जो है मार्क कर सकते हैं।
Wearer should be looking straight ahead with the head straight up while the measurement are being taken. जब भी मेजरमेंट लेते हैं तब उसको थोड़ा अटेंशन कर दीजिए पेशेंट को, उसको सीधा सीधा स्ट्रेट देखना है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें इस तरह से पेशेंट को। अगर ये प्रिकॉशन नहीं लिए गए तो हो सकता है कि उसमें कुछ एरर आ जाए, ह्यूमन एरर आ जाए, जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव सेट ना हो। ऐसा भी कई बार, क्योंकि देखिए उसकी हैबिचुअल जो हैबिट है वो काफी समय से है, और आप अचानक चेंज करना चाहेंगे, नहीं हो पाएगा। आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है चेंज देखना रहेगा। इसके एडवांटेज क्या है? इम्प्रूव अपीयरेंस, कंप्लीट रेंज ऑफ वर्किंग डिस्टेंस, ठीक है, आपको वर्किंग डिस्टेंस पूरी अच्छी रेंज मिल जाएगी, कोई इमेज जंप नहीं है, पतला लेंस रहेगा, लाइटर है, ठीक है, कोई भी दो दो चश्मे लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी डिवाइडेशन लाइन नहीं है, ये इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है इसके? पेरिफेरल एब्रेशन। कई बार प्रोग्रेसिव में मैंने आपको बताया कि कोई लेंस है, उस लेंस में पेरिफेरल में एब्रेशन आ जाते हैं। फिटिंग जो है वो आपको थोड़ा सा सही से पूरा देखकर करना पड़ेगी, एकदम से आप सडनली फिटिंग पे नहीं कर पाएंगे, थोड़े से एक्सपेंसिव है। एडवांटेज ये है, सामने वालों को अच्छा दिखेगा, बायफोकल एक तरह से एजेड दिखता है, अपीयरेंस वाइज क्लियरिटी वाइज ऐसा लगेगा सिंगल विजन की लगा रखा है। वर्किंग डिस्टेंस अच्छी मिल जाएगी, दूर से जो है इंफिनिटी से आप नियर तक आराम से फोकस कर पाएंगे, कोई इमेज जंप नहीं रहेगा, पतला लेंस मिलेगा नॉर्मल लेंस से, ठीक है, क्योंकि कुछ हिस्सा ही हम यूज कर रहे हैं, और इसमें दो चश्मे रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं रहती, कि इसके एडवांटेज है जिसे मैंने अभी बता चुका हूँ। जस्ट सेकंड दीजिए आप मुझे। जस्ट सेकंड।
देखिए जो पावर का प्रोग्रेशन होता है वो हमने बेसिक नॉलेज लिया है, अभी थोड़ा सा और डिटेल से हम देख लेते हैं प्रोग्रेसिव लेंसेज को। अब यहाँ पर आप देखिए जो लेंस जो डिजाइन किया जाता है वो प्रिज्माटिक करेक्शन के लिए डिजाइन किया जाता है, जो भी प्रोग्रेसिव लेंसेज है इसमें पावर जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होती है फ्रॉम डिस्टेंस जोन टू थ्रू प्रोग्रेसिव जोन टू नियर जोन। ठीक है, तो ये इसमें पावर जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होती है डिस्टेंस जोन से लगाकर नियर जोन तक। ठीक है, तो इसको प्रोग्रेसिव जोन बोलते हैं, जहां से पावर स्टार्ट होती है। मान के चले ये आपके पास कोई लेंस है, ठीक है, तो यहाँ पीआरपी से लगाकर नियर जोन तक जो पावर जो है ग्रेजुअली बढ़ती है, और इसको प्रोग्रेशन जोन बोलते हैं। ये वाले जोन को प्रोग्रेसिव जोन बोलते हैं। ठीक है, कर्वेचर जो है इंक्रीज होते हैं मिनिमम वैल्यू इन डिस्टेंस जोन और मैक्सिमम वैल्यू इन नियर जोन। कर्वेचर जो है डिस्टेंस में बिल्कुल इस तरह का मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप जैसे नियर में जाएंगे ये कर्वेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रोग्रेसिव का जो है कर्वेचर मिनिमम है 4 बेस है, उसके बाद 6 बेस मिल जाएगा, फिर 7 बेस मिल जाएगा, 8 हो जाएगा, इस तरह से बेस को बढ़ता जाएगा। ये प्रिज्माटिक डिजाइन किए जाते हैं। इसमें पावर जो है ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते क्रम में, वो आपको समझ में है, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ते हैं। कर्वेचर जो है मिनिमम जो है दूर में रहता है और मैक्सिमम जो है पास में रहता है। कर्वेचर का मतलब होता है किसी लेंस का कर्वेचर। जब भी लेंस का कर्वेचर चेंज किया जाता है तो पावर में भी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, किसी भी लेंस के अंदर पावर कैसे जनरेट करते हैं, कर्वेचर को चेंज करके ही जनरेट की जाती है। ठीक है, तो इसी तरह आप देखेंगे कि मिनिमम कर्वेचर डिस्टेंस जोन में रहेगा, दूर वाला जोन, और मैक्सिमम कर्वेचर जो है नियर में रहता है, क्योंकि पावर नियर में ज्यादा रहती है। यहां पर देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए देखिए ये कर्वेचर इसको बोलते हैं। यहाँ पर ये कर्व दिया गया है, इसको कर्व बोलते हैं, दिस इज अ कर्व। ठीक है, कोई गोगल आपने देखा होगा, ऐसे कर्व रहता है, गोगल जो सनग्लासेस रहते हैं उसे कर्व रहते हैं, इसी को कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पावर ये कर्वेचर दे रखे हैं, मल्टी कर्वेचर, ये कर्वेचर हो गया इसके पास में, ये सभी जो लाइन देख रहे हैं दिस इज अ कर्वेचर। ठीक है, तो आप अगर ये जेनेवा लेंसोमीटर इस तरह का रहता है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ तो 6 बेस का बताएगा, इंटरमीडिएट में 7 और नियर में 8 बेस का है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है बेस का आपको दिए जाते हैं। देखिए प्रोग्रेसिव में कोई भी विजिबल सेगमेंट नहीं रहता है। ठीक है, उसमें आपको डायरेक्टली आप डिवाइडिंग लाइन नहीं रहती है। ठीक है, डिस्टेंस और नियर के लिए कोई इमेज जंप नहीं होगा, आई रोटेशन रिक्वायर रहेगी। जब भी हम प्रोग्रेसिव को यूज करेंगे तब आप पेशेंट को भी ये काउंसलिंग करिए कि आपको दूर से पास में देखना है, टीवी से आपके बुक तक आना है, किताब तक आना है, तो आपको आई मूव करना है। ठीक है, किताब आपको टीवी देखते हुए बुक्स तक आना है तो आपको आई मूवमेंट करना है, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, या नीचे से ऊपर की तरफ। और अगर साइड टू साइड देखना है, लेटरल जोन में देखना है, तो आपको हेड मूवमेंट करना है, आई स्टेबल रहेगी, आई आपको एक ही जगह सेंटर में देखते रहेंगे। 7.8 भानु जी, 7.8 कर्वेचर रहता है अपने आंख का, कोर्निया का जो कर्वेचर है 7.8। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये काउंसलिंग में सबसे बढ़िया बात है कि भाई हम जब भी दूर से पास में देखना है सर, ऐसे आप काउंसलिंग बोलिए आप किसी पेशेंट को, दूर से पास में देखना है तब आंखों को रोटेट करना है ऊपर से नीचे की तरफ, और साइड टू साइड देखना है, आपको लेफ्ट साइड देखना है, राइट साइड देखना है, तो आपको सिर मूव करना है, आंखें वहीं पर रखना है, आंखों को हमेशा सेंटर में रखने की कोशिश करें जब साइड टू साइड देखना है। ठीक है, तो ये काउंसलिंग आप करें जब भी किसी कोई भी पेशेंट आपके पास में आया है। ठीक है, तो ये पावर का जो चेंजेस हो रहा है, जैसे अभी हमने बात की थी, ये कोई विदाउट कोई सेगमेंट नहीं रहता है, और ये पावर चेंज हो जाती है। अच्छा, ये पावर जो चेंजेस कर रहे हैं हम, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीआरपी से लगाकर नियर सर्कल तक जो है पावर का प्रोग्रेशन हो रहा है, मतलब पावर बढ़ते क्रम में है। कभी आधा पावर नंबर है, कहीं आधा है, कहीं पौन है, कहीं 1 है, कहीं सवा है, इस तरह से पावर जो है बढ़ते क्रम में है। ठीक है,
तो ये जो ब्लेंडिंग रीजन है जिसको हम पावर का प्रोग्रेशन बोलते हैं, इसको लेने की वजह से हमें अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर मिल जाते हैं पेरिफेरल जोन में। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें आप ये देखें, ठीक है, ये यहाँ पर पीआरपी है, पीआरपी से पावर का प्रोग्रेशन हो रहा है टिल ईयर तक। ठीक है, इस प्रोग्रेशन को हमें अचीव करने की वजह से पेरिफेरल में अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, इसको एब्रेटेड पार्ट भी बोलते हैं। और ये प्लस सिलेंडर होते हैं। ठीक है, ये कौन से होते हैं? प्लस सिलेंडर होते हैं, माइनस की जगह प्लस सिलेंडर, इसलिए तो हमें भारी लगते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, हमने कोई लेंस बनाया है, अब यहाँ ये दो लेंस हमने ज्वाइन किए। अब ज्वाइन करने पर क्या होता है कि ये वाला जो हिस्सा है वो काफी इसके बराबर इक्वल नहीं आ पा रहा है, समतल नहीं है इसके जैसा। तो फिर हम क्या करते हैं कि इतना सा टुकड़ा निकाल दिया आपने और दूसरा टुकड़ा लगा दिया ताकि ये जो सरफेस है बिल्कुल समतल हो जाए। ठीक है, बाकी फिर फिटिंग में हम इसको देख लेंगे। तो इस तरह से जो है, अब ये टुकड़ा जो है वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का है, प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, इस तरह का है। तो ये एक तरह से इसलिए प्लस का सिलेंड्रिकल नंबर आ रहा है क्योंकि प्लस का ही हिस्सा हम यहाँ पर लगाते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर में जैसे अभी हमने बात की थी कि अपर जोन जो है वो बेसिकली डिस्टेंस प्रिस्क्रिप्शन के लिए रहता है। नियर जोन जो है वो नियर पावर के लिए रहता है, जिसको एडिशन पावर बोलते हैं। और जो इसके बीच का जो है प्रोग्रेसिव कॉरिडोर, जिसको हम कॉरिडोर बोलते हैं, और ये बेसिकली दो जोन जोन को कनेक्ट करता है, एक तो डिस्टेंस का और एक नियर जोन का। इसके बीच में जो है वो बेसिकली इंटरमीडिएट जोन है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और साथ में आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर आप देखिए डिस्टेंस जोन हो गया है, प्रोग्रेसिव कॉरिडोर हो गया है, और ये ब्लेंडिंग रीजन जो अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर आ गए, हमने अगर वो डिवाइडिंग लाइन हटा दी तो आपके जो एब्रेटेड पार्ट है, जो अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर है, वो साइड में आ जाते हैं। जो आपका फिटिंग क्रॉस, जो डिस्टेंस जोन और नियर जोन को जो मिलाने वाली लाइन है उसको बोलते हैं उबिलिकल लाइन। ठीक है, इसी के ऊपर पावर का प्रोग्रेशन होता रहता है। ठीक है, इसको मैं समझाने के लिए आपके लिए ये दिखाया। डिस्टेंस जोन और नियर जोन को दोनों को मिलाने वाली लाइन को उबिलिकल लाइन बोलते हैं। अब इसमें एक चीज और देखें आप, जो अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर है, जैसे आप यहाँ पर देखें कि ये आपका कॉरिडोर आ गया है, और कॉरिडोर के पास में आप देखेंगे अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर है 0.5, उसके बाद एक है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, फिर 2.5 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। ऐसे जो है अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जितना आप दूर जाएंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ से इस पीआरपी से, यहाँ से जितना दूर जाएंगे आप इस साइड में हॉरिजॉन्टल वाली लाइन में, तो उतना अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसी को क्या बोलते हैं हम? अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर। इसमें ये टोटली ब्लर नहीं होता है, दिखता तो है पर इतना ज्यादा अच्छा क्लियर नहीं दिखता है जैसे नॉर्मल ग्लासेस में हम देखते हैं। तो इसमें आप यहाँ पर देखिए कि जितना हम सेंटर से, ये पीआरपी जो है एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ से जितना दूर जाएंगे, जैसे यहाँ गए तो 0.5 मिला, यहाँ गए तो एक सिलेंड्रिकल नंबर मिला, यहाँ गए 1.5 हो गया, और इससे दूर जाएंगे 2 सिलेंड्रिकल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर जो है बेसिकली उस फ्रेम की साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप लेंस अगर मान के चलें, छोटी फ्रेम आपने देखी तो ये आपका अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर 0.5 पे रुक जाएगा। आपने बड़ी फ्रेम रखी तो 3-3.5 सिलेंड्रिकल नंबर, जो कि हमें चश्मे में नहीं है, जो कि हमारे आंखों में नहीं है, फिर भी चश्मे में आपको दिख रहे हैं। तो ऐसा होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है जब भी फ्रेम का सिलेक्शन करते हैं। आगे चल के हम और बात करते हैं।
इसी के ये और बाकी टॉपिक जो है हम कल कंप्लीट करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। संस्कृति मैम प्लीज अनम्यूट कर दीजिए सबको। ओके सर। जी मैम। किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर कल जो है इससे थोड़ा और डिटेल से रीड करेंगे, क्योंकि देखिए अब मैं ज्यादा अगर आपको पढ़ूंगा हो सकता है कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाए, तो इससे अच्छा अब यहीं रोक देते हैं, कल हम इस टॉपिक को पूरा कवर कर। किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड, ऐसा कोई डाउट लग रहा है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए जो कई बार हम फिटिंग हाइट लेते हैं कि फिटिंग हाइट जो है इसकी 20 mm है, ठीक है, या 18 mm है, या 15 mm है, ठीक है। तो जो एडिशन पावर है जो +2 है इसमें डिवाइडेड बाय 20 कर दीजिए, या +2 डिवाइडेड बाय 18 कर दीजिए, तो जो नंबर आएंगे उसमें हर जैसे कि 20 की जो फिटिंग हाइट है, 20 का मतलब होता है कि जो पीआरपी के नीचे जो सर्कल है वहां से लगाकर यहाँ इसी के ऊपर जो है पावर का प्रोग्रेशन चलता है, इसी के ऊपर पावर का प्रोग्रेशन चलता है। तो ये पावर का प्रोग्रेशन कितना कितना होता है हर एक एक mm पर, तो वो आप इस तरह से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट है, नहीं तो फिर हम कल जो है। हेलो जी जी मैम। सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, जैसे प्रिस्क्रिप्शन में WNL आता है ना, किसी का मेडिकल बनाना हो तो उसका मीनिंग क्या होता है? विद इन Reason नॉर्मल लिखा हो लिमिट, विद इन नॉर्मल लिमिट WNL, विद इन नॉर्मल रीजन सर। विद इन VITHI, हाँ, हाँ, नॉर्मल लिमिट मतलब वो नम- नॉर्मल के आसपास ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। जैसे किसी का एडिशन पावर 2 है और किसी की फिटिंग हाइट 20 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो जो पावर मिलेगी तो हर 20 mm पर कोई लाइन हम 20 mm की खींच देते हैं, ठीक है। तो इस पे आप देखेंगे हर एक एक mm पर पावर का प्रोविजन होता है। हाँ, कॉरिडोर वो होता है जैसे कि दो को हम कनेक्ट करके करके रखते हैं, जैसे कि मान के चले ये प्रोग्रेसिव है और प्रोग्रेसिव में ये पीआरपी आ गया है, ये नियर सर्कल आ गया है, नियर सर्कल और पीआरपी के बीच में जो लाइन हम ड्रॉ कर देंगे इसके ऊपर पावर का प्रोग्रेशन होता है, इसी प्रोग्रेशन को कॉरिडोर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर पावर जो है फ्लक्चुएट हो रही है, जैसे यहाँ पर -2 का आपने चश्मा 1.5 का दिया है, नीचे में 1.5 का एडिशन दिया है, तो इसके बीच में जो पावर का फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पावर अलग मिलेगी, यहाँ अलग मिलेगी, सभी जगह पावर अलग अलग रहेगी, जब तक कि ये 18-20 mm का जो फिटिंग हाइट है तब तक जो है आपका पावर का प्रोग्रेशन अलग अलग होगा, इसी को हम कॉरिडोर बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया था कॉरिडोर का, इसलिए मैंने कॉरिडोर आपको बताया। और किसी का कोई क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड, ऐसा कोई डाउट लग रहा है?
की जगह या 90 की जगह 100 लगाना है, तो 10 डिग्री का रोटेशन में आपका जो है कॉरिडोर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अमन जी बोल रहे हैं भैया, ये आंखों के सामने कई बार ब्लैक स्पॉट आते हैं, वे कई बार ये कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आते हैं, और ऐसा आ रहा है तो विट्रेस में दिक्कत हो सकती है। अगर ज्यादा संख्या में है तो उसको दिखाने का बोलिए आप कि भाई आपको दिखाना जाना है। अगर कम संख्या में है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, वही ज्यादा बेटर रहता है। इग्नोर करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, आपको ये है तो इसमें फिर आप देखिए, बेसिकली ये जो है विट्रियस डीजनरेशन होने लग जाता है। आंख के अंदर जो विट्रियस है जिसके बारे में हमने रीड किया था वो डीजनरेशन हो गया है। ये कई बार दिखता है फिर गायब हो जाता है, फिर दिखता है गायब हो जाता है, जिसको ब्लैक स्पॉट जो है वो विट्रियस हेमरेज की विट्रियस डीजनरेशन की वजह से होते हैं। इसमें विटामिन की जो टेबलेट आती है जैसे मेक्यू गोल्ड है या मल्टी विटामिन है, ठीक है, ऐसी टेबलेट लेते हैं हम तो धीरे धीरे ये कम होने लग जाते हैं या अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर संख्या में बहुत ज्यादा दिखते हैं तो फिर अपनों को एक बार किसी सर्जन को दिखाना पड़ेगा। बाकी कम संख्या में, क्योंकि वहां पे भी आपको इग्नोर ही कराएंगे, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं, ये अपने आप ऑटोमेटिक ही रिजोल्व हो जाते हैं, या फिर कोई मल्टीविटामिन टेबलेट ले सकते हैं। हाँ, उसमें देख लीजिए अमन जी कि उसमें मल्टीविटामिन मिनरल्स ये सब कुछ चीजें हैं या नहीं है। हाँ, तो वो भी अच्छे हैं, इवियोन वाले जो हैं वो भी अच्छे हैं कैप्सूल, कोई कोई दिक्कत नहीं, वो यूज कर सकते हैं आप। हाँ, कभी कभी हाँ ओके वाइट सरफेस पे नजर आ जाते हैं, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर करिए आप तो, और वो कैप्सूल ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, राइट राइट राइट। वो विट्रेस डीजनरेशन है उसकी वजह से हो रहा है, ये अपने आप ऑटोमेटिक रिजोल्व हो जाएंगे, कोई इशू नहीं। टेबलेट ले सकते हैं आप, कैप्सूल जो है वो ले सकते हैं मल्टीविटामिन। ठीक, ठीक है, तो आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। सबको समझ में आया होगा। कल हम थोड़ा सा और इसमें डिटेल से देखेंगे कि कौन से सुटेबल कैंडिडेट रहते हैं प्रोग्रेसिव के लिए, और ट्रबल शूटिंग क्या क्या हो सकती है उसके बारे में हम रीड करेंगे। और ठीक है, कल के टॉपिक जो है कौन से सुटेबल आपके कैंडिडेट हैं और क्या क्या ट्रबल शूटिंग हो सकती है, उसको कैसे रिजोल्व करेंगे, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है संस्कृति मैम। हाँ, थैंक यू प्रवास सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू जयेश भाई, थैंक यू वेरी मच। ठीक, थैंक यू एवरीवन, आपने ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके, थैंक यू।
Recording stopped.